नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भूगोल विषय के ऊपर। और राजस्थान के भूगोल में जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है भौतिक विभाजन। कौन सा है? भौतिक विभाजन। राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसमें से हम पढ़ रहे थे ये वाला क्षेत्र, मध्य अरावली वाला। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? मध्य अरावली पढ़ रहे हैं, या केवल अरावली बोल सकते हैं हम, अरावली क्षेत्र है ना। ये जो अरावली क्षेत्र चल रहा है इसको हमने 3 भागों में बांट लिया था। ये वाला मध्य अरावली कहलाता, सॉरी ये दक्षिण अरावली कहलाता है, ये मध्य कहलाता है और ये उत्तरी अरावली कहलाता है। 3 भागों में बांट लिया था। इस इनके बारे में जो विशेषताएं थी वो भी पढ़ ली, कौन सी ऊंची चोटी, कौन से और कोई अन्य कोई खनिज वगैरह पाए जाते हैं तो उनके बारे में हमने लिख लिया था। और कुछ चोटियां हैं जो कि अरावली की चोटियां भी है, अरावली के अन्यतर दूसरी चोटियां थी उनके बारे में भी हमने थोड़े थोड़े फैक्ट लिख लिए थे। आज हम लिखेंगे कि अरावली क्षेत्र की कुछ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं राजस्थान की कुछ पहाड़ियां। क्या क्या लिखेंगे? पहाड़ियों के बारे में लिखेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां व पर्वत। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां व पर्वत, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं तो उन पहाड़ियों के आगे मगरा या मगरी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? तो आप लिखिएगा, सर, उदयपुर के आसपास वाली उदयपुर के आसपास वाली पहाड़ियों के आगे मगरा या मगरी, क्या मगरा या फिर मगरी लिखा हुआ रहता है। क्या आता है उनके बाद? पहाड़ी का नाम आता है पहले, और फिर पहाड़ी के नाम के आगे क्या आ जाएगा? मगरा या मगरी लिखा हुआ रहता है। और अगर हम जयपुर के आसपास देखते हैं तो जयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनमें पहले पहाड़ी का नाम आ जाता है। ये तो कहाँ की घटना है? उदयपुर की है ना। अगर हम जयपुर में देखें, जयपुर के आसपास, तो जयपुर में पहले पहाड़ी का नाम आता है और पहाड़ी के नाम के आगे डूंगर, क्या नाम आता है? और नहीं तो डूंगरी। जैसे आपने नाम सुने होगी, बीजक डूंगरी, मोती डूंगरी, नाम सुना ना ऐसे? तो ऐसे लिख लो, जयपुर के आसपास लिखो पहाड़ी का नाम और फिर डूंगरी लिखा हुआ रहता है। पहाड़ी का नाम के आगे क्या लिखा रहता है? डूंगर या डूंगरी। और जैसे जालोर की बात करें हम, जालोर की, जालोर के आसपास, तो जालोर के आसपास पहले तो पहाड़ी का नाम आएगा और फिर उसके बाद आगे आएगा भाकर या भाकरी। क्या आएगा? भाकर या भाकरी जुड़ा रहता है। भाकर या भाकरी जुड़ा हुआ रहता है। भाकर या भाकरी जुड़ा हुआ रहता है। लिख लिया? अब कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत है, उनका नाम हम लिख लेते हैं। लिखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। आपसे पूछा जाए त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देखो मेरी बात सुनना, त्रिकुट पहाड़ी तो है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। लेकिन त्रिकुट पर्वत वो है करौली में। वो कैला देवी का मंदिर बना हुआ है ना वहां पर, वो त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। लेकिन ये क्या लिखा रहा हूं मैं? त्रिकुट पहाड़ी लिखा रहा हूं। त्रिकुट पर्वत अलग है, और त्रिकुट पर्वत पड़ता है केला, जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है ना, करौली में। कहां पर है? करौली डिस्ट्रिक्ट में।
और ये त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है, जैसलमेर में पड़ेगी। तो आप लिखिएगा त्रिकुट पहाड़ी, इसके बारे में लिखेंगे हम। मैप में अगर देखोगे आप तो जैसलमेर है ये, इस जैसलमेर में ये। और एक कहाँ है? करौली में। देखो करौली में कौन सा है? एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी के बारे में लिखो आप। इसे गोरहरो पहाड़ी भी कहते हैं, गोरहरो पहाड़ी भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गोरहरो पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। इसका दूसरा नाम क्या है? त्रिकुट पहाड़ी भी है, ध्यान रखना। अब इस पर एक किला भी बना हुआ है, जैसलमेर का किला, जिसे हम सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। लिखिएगा इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर जैसलमेर में जैसलमेर का किला बना हुआ है। गढ़ या जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सिर्फ पहाड़ी पर बना हुआ है। इस जैसलमेर का जो किला है इसको हम बोलते हैं सोनारगढ़। क्या बोलते हैं? अन्य नाम लिख लो इसको रेखांकित करके, सोनारगढ़ भी कहते हैं इसको, सोनारगढ़। इसको गोरहरा गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरहरा गढ़। बताओ गोरहरा गढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि गोरहरा पहाड़ी पर है ये। लिख लिया? जैसानगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जैसलमेर भी कहते हैं। लिखिएगा इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। देख लिया? अब देखो ये एक चट्टान ही है पूरी, भाई पर्वत है तो चट्टान तो होगी उसमें, तो जुरेसिक काल में निर्मित चट्टान है ये। लिखिएगा यह है जुरेसिक काल की चट्टान है। कौन से काल की? जुरेसिक काल की विशाल चट्टान है। लिख लिया? ये तो चट्टान के बारे में लिख लिया हमने, त्रिकुट पहाड़ी के बारे में। और ये जो जैसलमेर का गढ़ है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। आवास की दृष्टि से यानी कि सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा बताओ? चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है वो इसी जैसलमेर के गढ़ का नाम आता है। लिखिएगा सोनारगढ़ का दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। आवासीय दुर्ग है जो कि राजस्थान का सेकंड है। कौन सा नंबर का है ये? दूसरा सबसे बड़ा है। तो लगे हाथ इसमें यहीं नोट डाल के भी लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। तो पहला सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग फर्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा नंबर किसका आता है? सोनारगढ़ के किले का नाम आता है जो कि जैसलमेर में स्थित है। देख लिया? अब
इस शब्दावली से रिलेटेड एक और शब्दावली है जिसका नाम क्या है, त्रिकुट पर्वत। तो त्रिकुट पर्वत के बारे में लिख लो आप यहीं, त्रिकुट नोट डाल के, या फिर अलग से नाम भी डाल सकते हो त्रिकुट पर्वत। जैसे आपने त्रिकुट पहाड़ी लिखा ना, इसी प्रकार त्रिकुट पर्वत भी लिख सकते हो आप, त्रिकुट पर्वत। लिख लिया? ओके। अब देखो, आपसे पूछा जाए त्रिकुट पर्वत है कहां पर, करौली में स्थित है। केला देवी माता का मंदिर इसी पर्वत पर बना हुआ है, तो लिखिएगा यह करौली में स्थित है। कहां पर है, करौली में स्थित है। हाँ बहन जी, केवला देव अभ्यारण्य कहाँ है, केवला देव, केवला देव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, करौली में है। बाकी सब, हाँ केवला देव भरतपुर में, केवला देव कहाँ है, भरतपुर में। और केला देवी माता का मंदिर कहाँ है, करौली में। केवला देव अलग है और केला देवी अलग है, बड़े कंफ्यूज हो। लिखो इसमें त्रिकुट पर्वत लिख लिया, लिखो इसी पर्वत पर केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता के भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं, केला देवी, केवला अलग है केला देवी, तो लिखो केला देवी माता के भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं। लांगुरिया गीत भी बोलते हैं, नृत्य भी बोलते हैं ना। अब कुल मिला के बात ये, मैं यहाँ पर आपको लोक देविया तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ लोक देविया। लोक देविया मैंने पढ़ा भी दी, वैसे आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप अगर जैसे कभी इनके बारे में पढ़े तो वहाँ तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ लें, अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो। नहीं तो ये सारे फैक्ट आपको वैसे भी याद होने चाहिए थे। और मैंने वहाँ पर लिखा होगा त्रिकुट पर्वत, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है ज्योग्राफी के फैक्ट को लिखना। क्योंकि अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं हम, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, जीके में सभी आता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल सब, इकोनॉमिक्स करंट वरंट सब आती है, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अब मेरा आपसे एक और सवाल यह है कि कोटड़ी की पहाड़ी कहाँ है, कोटड़ी, चलो लिख लो कोई बात नहीं, कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी। मेरा एक कोर्स है ना, बच्चों से ज्यादा मास्टर खरीद रहे हैं अभी अभी वर्तमान समय में। हकीकत तो ये है। क्लास में नहीं आ सकते ना, या तो वो चेक करना चाह रहे हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और या ये वाले कर रहा हूँ ना, पूरा पब्लिक कर दिया ना इनको। तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलता विद्यार्थियों, ऐसा कंटेंट मिल जाता है हर जगह पे, आप ढूंढ लो कहीं पे भी। अगर आपको ये कंटेंट मिले, हाँ ठीक है, मेरे से पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कहानियां सुनाने वाले मिल जाएंगे आपको, क्लास में पूरा इंटरेस्ट रहेगा, आप बिल्कुल भी इधर उधर भी नहीं देख पाओगे, इतना आनंद रहेगा आपको। लेकिन अपना मेन काम है कंटेंट देना। मैं केवल कंटेंट पे विश्वास कर रहा हूँ, बाकी और किसी फैक्ट पे बात नहीं करना चाहता। कोठड़ी की पहाड़ी कहाँ है, तो कोठड़ी की पहाड़ियाँ है जैसलमेर में। लिखो अगला, कोठड़ी की पहाड़ियाँ या पहाड़ी, जैसलमेर। कहाँ पर लोकेटेड है, जैसलमेर में। जैसलमेर देख ही रखा आपने, नहीं देखा क्या, देखा हुआ है, नहीं देखा तो ये देख लो, ये रहा जैसलमेर, ठीक है क्या, इसी में ही है कोठड़ी की पहाड़ी। अब ऐसे बैठ के जाओ, अभी गर्मी में हालत खराब हो जाएगी, और मैंने आपको एसी में बिठाकर बिल्कुल पहुंचा दिया कोठड़ी की पहाड़ियाँ। हाँ हाँ, सर्दियों में भी उधर हालत खराब है। अब देखो कोठड़ी की जो पहाड़ी है ना, ये
जैसलमेर में है। और ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी जो नदी है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? काकने। क्या नाम है? काकने। काकने क्या नाम है? काकने या काकने या मसूरदी। मसूर, इसी पहाड़ी से निकलती, इसलिए लिखिएगा, इसी पहाड़ी से काकने नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? काकने नदी का उद्गम होता है। और काकने के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मसूरदी नदी। कौन सी? मसूरदी नदी। और काकने नदी को रेखांकित कर लें आप, और ऐसे लिखो, अंत प्रवाह की नदियां होती है ना, जिसे हम आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। देखिएगा, ये आंतरिक प्रवाह की, हाँ, आप ध्यान रखना, अगर गलती से मैं कभी कोई फैक्ट गलत भी लिखा देता हूँ बाई चांस, देखो मानवीय भूल हो सकती है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सही करवा दूंगा। तो जब भी आपको अगर कभी किसी पॉइंट पे किसी प्रकार का संशय रहता है, तो उस संशय को क्लियर करने के लिए आप अगली क्लास जरूर देखें एक बार। तो ये आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। आपसे पूछा जाए आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ना, घग्गर है। लेकिन पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की बात आ जाए तो फिर कौन सी आती? कांतली। कौन सी आती? कांतली, जो कि शेखावटी क्षेत्र में बहती है, खंडेला से निकलती है, मंडरेला में जाके विलुप्त हो जाती है। खंडेला टू मंडरेला लगभग 100 किलोमीटर बहती है वो। और उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बहती है, उसको हम तोरावटी बेसिन कहते हैं। शेखावटी का ही हिस्सा है तोरावटी बेसिन। और उस क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी की पहाड़ियां कहते हैं। तो अभी तो हम कोटड़ी की पहाड़ी पढ़ रहे हैं। कोटड़ी की पहाड़ियां है कहाँ पर? जैसलमेर में है। और इस ये क्यों प्रसिद्ध है? काकनी नदी की वजह से। और काकनी नदी के बारे में क्यों पढ़ना होता है स्टूडेंट को? क्योंकि राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अलग अलग प्रवाह होते हैं ना, आंतरिक प्रवाह, बंगाल के खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियां, तो अरब सागर प्रवाह कह देते हैं उनको। कुछ 3 प्रवाह की नदियां मिलती है राजस्थान में। आगे पढ़ाएंगे हम, जब नदियां टॉपिक पढ़ेंगे तब। लिख लिया? इसी प्रकार लिखो सपोट्रा की पहाड़ियां। सपोट्रा, कौन सी पहाड़ी? सपोट्रा की पहाड़ियां या पहाड़ी, सपोट्रा की पहाड़ियां, सपोट्रा की पहाड़ियां। सपोट्रा की पहाड़ियां कहाँ है? यह है करौली में। कहाँ पर स्थित है? करौली में लोकेटेड है। करौली लिख ले। और मैप में दिखा देता हूं आपको करौली कहाँ है। करौली दिखाई दे रहा है ये आपको? ये रहा, ये पूरा करौली है। ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा ना, ये करौली है। यहाँ पर है सपोट्रा की पहाड़ी। अब सपोट्रा की पहाड़ियों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां से एक नदी का उद्गम होता है। सपोट्रा की पहाड़ी, और उस नदी का नाम है काली सील नदी। कौन सी नदी? काली सील नदी। काली सील नदी। तो काली सील नदी का उद्गम कहां से होता है? सपोट्रा की पहाड़ियों से। और सपोट्रा की पहाड़ियां कहां पर है? करौली में। तो ऐसे लिखो, इस पहाड़ी से काली सील नदी का उद्गम होता है। कौन सी का? काली सील नदी का उद्गम होता है। देख लिया, काली सील नदी। और आपको पता है
जो केला देवी का मंदिर है, केला देवी माता का मंदिर है, उसके पास से ही ये नदी गुजरती है और इसमें स्नान भी करते हैं लोग बाग, है ना। तो ऐसे लिखिएगा, यह नदी काली सील को रेखांकित करके, ये ऐसे लिख सकते हो, इस नदी के किनारे ही, इस नदी के किनारे ही केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है। समझ जाओगे। पर्वत पूछे तो त्रिकुट पर्वत, नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है वो, काली सील नदी के। हालांकि वो शहर का पूरा पानी जाता है उस नदी में, करौली जो शहर है ना, उसके बाद में पानी की हालत कैसी होनी है, पूर्णतः पवित्र होगा वो पानी। भाई माता जी के जाते हैं तो वहां भी स्नान करते हैं। लिख लिया। अगली पहाड़ी का नाम लिखे आप, चिड़िया टूक की पहाड़ी, चिड़िया टूक, चिड़िया टूक। या समझ में तो आ रही नहीं पहाड़ियां, चिड़िया टूक की पहाड़ी, टुक टुक, चिड़िया टूक की पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी। देखो विद्यार्थियों, इसे पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं, पंचेटिया पहाड़ी। लिख लिया। अब सर ये बताओ है कहां पर ये, आप ये जानना चाहते हो, कहाँ भेजिए, जोधपुर। लोकेशन लिख लो इसकी, यह जोधपुर में स्थित है। जी हाँ, लिख लिया आपने चिड़िया टुक। दूसरा नाम क्या मिलता है इसका, पंचेटिया पहाड़ी। लिखिएगा, इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा, मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जिसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मयूर की आकृति में बना हुआ है, मयूर की आकृति के कारण। और बाकी तो हम पूरे जब दुर्ग टॉपिक पढ़ेंगे ना कल्चर में, तब देख लेंगे। देखो, लूनी नदी का नाम सुना होगा आपने। लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से। एक सरस्वती नाला है, एक सागरमती नदी है। कुल मिला के बात यह है, गोविंदगढ़ के आसपास में मिलती है आपस में, और फिर उसके बाद में लूनी कहलाती है वो। और लूनी जब यूं बहेगी यूं की तरफ, ऐसे जारी माना कि इधर से एक नदी आएगी नागौर की तरफ से, और उस नदी का नाम होगा जोजड़ी नदी। कौन सी, जोजड़ी नदी, जो कि लूनी की एकमात्र दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। उसकी जो उत्पत्ति होती है, उद्गम जो होता है उस नदी का, जोजड़ी का, वो कहाँ से होता है, नागौर में। कहाँ से, कोंडलू गांव से। कहाँ से होता है, कोंडलू गांव। तो वहां पे जो पहाड़ियां हैं उनको क्या क्या कहते हैं, कोंडलू की पहाड़ियां कहते हैं। लिखिएगा, कोंडलू गांव की पहाड़ियां या कोंडलू गांव की पहाड़ी। कोंडलू गांव की पहाड़ी, और पोंडलू गांव की पहाड़ी है नागौर में। कहाँ पर है ये, नागौर में। और इन पहाड़ी, वैसे तो है ना किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जोजड़ी मतलब स्थल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, स्थल। लेकिन वो वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है उसको क्या बोलेंगे हम, पहाड़ी नाम दे सकते हैं। तो लिखिएगा, नागौर में स्थित, लिख लिया। लिखो, यहाँ से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। किसका,
जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। जोजड़ी को रेखांकित करो। जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। किसकी? मुख्य नदी तो कौन सी है? लूनी। तो ये लूनी की सहायक नदी है। और ब्रैकेट में ऐसे देखो, जब भी कोई नदी बहती है, माना कि ये नदी बह रही है, ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना आपको, ये क्या बह रही है? नदी। इधर से अगर कोई नदी आके दूसरी शाखा मिल रही है उसमें, तो वो बाईं तरफ से, और अगर इधर से आके मिल रही है तो उसको दाईं तरफ से बोलेंगे। मतलब जिस दिशा में नदी का पानी जा रहा है उसी दिशा में आप खुद चलने लग जाओ, और आपकी जो दिशा हो जाती है वो स्वतः क्या बन जाएगी? माना कि नदी यूं जा रही है, इस तरफ बह रही है, तो ये इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? दायां भाग कहलाएगा, दायां किनारा कहलाएगा इधर वाला। इधर से कोई नदी आके मिल रही तो दाएं किनारे से मिलने वाली, और उधर से बाएं किनारे से मिलने वाली। तो जोजड़ी नदी कहां से मिलती है? दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला लिखो, नाकोड़ा पर्वत जो कि 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है। नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। देखो, 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में है। कहां पर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। अगर हम देखें मैप में, तो 56 का मैदान तो पड़ता है यहां पर। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में 56 का मैदान यहाँ है। और 56 का मैदान को हम कहाँ पढ़ते हैं? 56 के मैदान को अध्ययन करते हैं पूर्वी मैदान, जब हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है ना, भौतिक विभाजन कर रखा, तीसरा नंबर का जो पढ़ेंगे हम उसमें। लेकिन 56 की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां, ये बाड़मेर, बालोतरा इसके आसपास है ना। तो यहाँ पहले तो बाड़मेर ही आता था अकेला। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में थी, लेकिन अभी बालोतरा में आने लगी है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नाकोड़ा पर्वत ब्रैकेट में 56 की पहाड़ियां। कहाँ पड़ता है? 56 की पहाड़ियों में पड़ता है। हाँ, बालोतरा लिख लो। नाकोड़ा पर्वत ब्रैकेट में 56 की पहाड़ियां, बालोतरा। अब बालोतरा जिला ही बन गया, तो फिर अब बाड़मेर का तो कोई रोल ही नहीं रहा। देखिएगा, लिख लिया? लिखो, नाकोड़ा पर्वत को, नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवा नगर भी कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत को क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। इन 56 की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम है पीपलूद की पहाड़ियाँ। इन मतलब 56 की पहाड़ियों में एक छोटी पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? पीपलूद की पहाड़ियाँ। ऐसे लिखो, पीपलूद की पहाड़ियों में, या पीपलूद की पहाड़ियों को राजस्थान का लघु माउंट क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू। माउंट आबू तो वैसे कहाँ है? सिरोही में। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं, जो कि बालोतरा में पड़ता है। लिख लिया? लिखो, सिवाना की पहाड़ियाँ।
सिवाना, सिवाना की पहाड़ियाँ। और सिवाना की पहाड़ियाँ है विद्यार्थियों बालोतरा और जालोर की सीमा पर। कहाँ पर है? एक मिनट रुकिए, ऐसा तो हो रहा ना यहाँ पर, बालोतरा और जालोर की सीमा पर। बालोतरा और जालोर की सीमा पर। किस पर है? बालोतरा और जालोर की सीमा पर स्थित है। आपको पता है यहाँ पे सिवाना दुर्ग भी है। देखिए यहाँ पर ही सिवाना दुर्ग भी स्थित है। यहाँ पर सिवाना दुर्ग भी स्थित है। मारवाड़ के जो शासक है उनकी शरण स्थली थी ये। देख लिया? देखो इसमें, बोलना बहन जी, इसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट और रायोलाइट। देख लिया? कैसे पसीना पसीना हो रखा है? पैदल पैदल, यानी गर्मी में जाओ क्यों? लिख लिया आप लोगों ने? अब लिखो सुंडा पहाड़ी। सुंडा कौन सी पहाड़ी? सुंडा। सुंडा पहाड़ी। अब बताओ सुंडा पहाड़ी कहाँ है? भीनमाल जालोर। कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में। लिख लिया? लिखो कनकाचल की पहाड़ियाँ। कनकाचल, कनकाचल, कनकाचल की पहाड़ियाँ। इसे श्रवणगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रवणगिरी पहाड़ियाँ। कनकाचल या श्रवणगिरी पहाड़ी कहाँ पर लोकेटेड है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर। जालोर में है ये भी। जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। लिख लिया? देखो जालोर का किला इसी पर ही बना हुआ है। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कनकाचल या श्रवणगिरी पहाड़ी पर। लिख लिया? अब लिखो जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। देखिएगा आपको पता है यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी बना रखा है। लिखिएगा राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में या इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है।
और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? जालौर में पड़ती है। तो भालू भालू अभ्यारण्य कहाँ है? जालौर में। देख लिया। ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ है, इनसे ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम सागी नदी। कौन सी नदी? सागी। देखिएगा, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से ही सागी नदी का उद्गम होता है। किसका? सागी नदी का उद्गम होता है। सागी नदी का उद्गम होता है। और ये सागी किसकी सहायक नदी है? जो कि लूणी की सहायक नदी है। इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सागी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। सागी नदी को रेखांकित करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लूणी की सहायक नदी है। इसकी लूणी की सहायक नदी है। देखो, इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों में निम्नलिखित स्थित है। सुंदा पर्वत थोड़ी लिखा है था मैंने तुम्हारे को? लिखा दिया क्या? क्या लिखा है सुंदा पर्वत में? भीनमाल। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों का हिस्सा, ध्यान रखना, सुंदा पर्वत भी। तो ऐसे लिखो, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में निम्नलिखित स्थित है। जैसे सुंदा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में क्या आ जाता है? सुंदा पर्वत। पहला लिख लो, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में निम्नलिखित शामिल है। लिख लिया ना आपने? और पहला क्या लिखोगे? सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत के बारे में लिख लो। कहाँ पर है? जालौर में। इसकी हाइट कितनी है? 991 मीटर। 991 मीटर। और भीनमाल में स्थित है। कहाँ पर है? भीनमाल में। देखो, यहां पर ही सुंदा माता मंदिर स्थित है। क्या बना हुआ है यहां पर ही? सुंदा माता मंदिर बना हुआ है। सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। आपको पता है, यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। देखिएगा, यहाँ पर ही, कहाँ पर? इस मंदिर की बात बता रहा हूँ मैं, सुंदा माता मंदिर का है ना। इसमें पहली बार रोपवे लगाया गया था राजस्थान में। यहाँ पर ही राजस्थान का पहला पहला रोपवे स्थापित किया गया था। रोपवे स्थापित किया गया था। और ये रोपवे स्थापित कब किया था? 2006 में। तो राजस्थान में पहली बार रोपवे कब लगाया था? 2006 में, जब हम तैयारी करते थे कंपटीशन की। जब हम हैं? क्या आप लोग 1 साल के हो गए थे उस समय जब हम तैयारी करते? देख लो, इसका मतलब आप जब पैदा हुए थे, जब हम कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दिया था हमने। क्योंकि हमने पढ़ा था उस समय करंट में, इसको करंट में पढ़ा था कि कहाँ पर स्थापित किया गया रोपवे। और रोपवे क्या होता है? ऐसा वो तार साग लगा देते हैं, उसमें आदमी को बिठा देते हैं और वो चलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है उड़न खटोला। क्या बोलते हैं उसको? उड़न खटोला। लिख सकते हो आप रोपवे के ब्रैकेट में उड़न खटोला। हाँ, दे सकता है कोई हिंदी का मास्टर आ गया ना कभी गलती से, जीके वाला। जीके का पेपर हिंदी और जीके दोनों, अगर कई बार होता है ना एक मास्टर दोनों सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, फिर गड़बड़ कर देगा वो। उड़न खटोला, राजस्थान का पहला उड़न खटोला कहाँ पर स्थापित किया गया? सुंदा पर्वत में। और इसकी लंबाई कितनी है? किसकी? ये तो इसकी हाइट है 991। तो इसी रोपवे की लंबाई कितनी है? 800 मीटर। नहीं है? 800 मीटर। देख लिया। इसी प्रकार जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, इसमें एक तो हो गया सुंदा पर्वत, दूसरा लिखो आप, इसमें डोरा पर्वत भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ही? डोरा पर्वत।
डोरा पर्वत वगैरह पाए जाते हैं कहाँ पर? अब बताओ, आपसे पूछा जाए डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। डोरा पर्वत की हाइट लिख सकते हो आप 869। कितनी लिख सकते हो? 869 मीटर। एक इसराना बाकर या इसराना पर्वत, तीसरा लिखो, इसराना बाकर या इसराना पर्वत। इसराना पर्वत या भाकर भी लिख सकते हो, है ना? पर्वत को ही भाकर कहते हैं। इसराना भाकर 839 मीटर। कितनी? 839 मीटर। 839 मीटर लिख लिया। एक और नाम लिख लो इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। रोजा भाकर 730 मीटर। रोजा भाकर पर्वत को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। कितनी इसकी हाइट? 730 मीटर। लिखो झारोला पर्वत 588 मीटर। झारोला, कौन सा? झारोला पर्वत। और झारोला पर्वत की हाइट कितनी है? 588 मीटर। 588 मीटर। लिख लिया। कंचनगिरी भी इसका हिस्सा है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों का ही। कंचनगिरी की पहाड़ियां भी इसी के अंतर्गत आती है जसवंतपुरा में। अभी लिखा है ना मैंने आप कंचनगिरी? नहीं लिखा है कंचनगिरी? लिख लो, कोई बात नहीं। कंचनगिरी की पहाड़ी जालोर, वो भी इसी का हिस्सा है। कंचनगिरी, कंचनगिरी। कन्यागिरी, ये भी जालोर में ही है। अच्छा, वो कनकाचल लिखवाया था आपको। कन्यागिरी लिख ली, कंचनगिरी लिख ली, और कनकाचल भी लिख लो इसमें। कनकाचल भी इसी का ही पार्ट है। कनकाचल, कनकाचल, ये सब जसवंतपुरा की पहाड़ियों के भीतर ही आते हैं। सोनगरा की पहाड़ियां भी आती है इसमें। कौन सी? सोनगरा की पहाड़ियां। सोनगरा की पहाड़ियां। अब राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया था? सुंदा पर्वत जालोर में। कितनी लंबाई है उसकी? 800 मीटर। तो हेडिंग डालो आप, नोट डाल के, राजस्थान के प्रमुख रोपवे। राजस्थान के प्रमुख रोपवे। राजस्थान के प्रमुख रोप वे। देखो, यहां से कोई सवाल पुटअप हो सकता है आपके, है ना? थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। लिखो, प्रथम रोपवे बराबर सुंदा माता मंदिर। पहला कौन सा लिखोगे आप? सुंदा माता मंदिर। मतलब एक टेबल बना लेनी पूरी, या वैसे नाम लिख सकते हो, नंबर डाल सकते हो। प्रथम रोपवे कौन सा है? सुंदा माता मंदिर में बनाया गया। और सुंदा माता मंदिर कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी थी? 800 मीटर। हाँ, रोपवे की 800 मीटर। ठीक है, ये फैक्ट तो मैंने लिखा ही दिया वैसे आपको, ये तो रिपीट है। अब बताओ, राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया? प्रश्न पहले से नहीं आ रहा, प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया था? तो अगला लिखो, दूसरा रोपवे उदयपुर में। मनसा माता, मनसा कर्णा माता, कर्णी माता का मंदिर है ना वहां पर भी, उसमें। देखो, दूसरा लिख लो, उदयपुर। मनसा माता, जिसे कर्णी माता के नाम से भी बन। अब आप कहोगे कर्णी माता का मंदिर तो देशनोक बीकानेर में है, लेकिन एक वहां पर भी है। मनसा माता का दूसरा नाम क्या मिलता है? कर्णी माता मंदिर, उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में।
लंबाई लिख सकते हो इसकी आप 387 मीटर। कितना? 387 मीटर। देखो माता, कई माताओं के मंदिर काफ़ी हाइट पे है, श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए फिर सरकार ने क्या बना दिए, रोपवे बना दिए, या किसी कंपनी को दे देते हैं, वो ठेका वगैरह दे देते हैं, कोई कंपनी वाला बना देता है, जो भी रहता है। पर उससे श्रद्धालुओं को तो ठीक है, फायदा ही है, पर कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं इनमें। हैं? श्रद्धालु तो नहीं जाते, जाते तो पापी लोग ही आजकल मंदिरों में। आज जितने भी लोग जाते हैं मंदिर में जाते हैं ना, सही बता रहा हूँ, 99.99% पापी लोग जाते हैं, और मंदिर में जाके पाप कर जाते हैं कई तो। हकीकत है ये। मंदिर में जाके, जैसे माना कि कोई जेब कतरा जा रहा है, जेब काटे, पापी है वो तो सीधा सीधा, और क्या चाहिए। कोई आंख सेंकने के लिए जाता है, गुड टच बेड टच जानते हो आप, ठीक है। अब लिखो तीसरा रोपवे, राजस्थान का तीसरा रोपवे हो गया ना, ये तो पूरा। अब सन तो याद नहीं है, आप तो वैसे लिख लो। राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर में बनाया। कब बनाया था? हाँ, अजमेर वाला, पुष्कर का। तीसरा रोपवे लिख लो, सावित्री माता मंदिर में बनाया था, सावित्री माता मंदिर में। और इसकी लंबाई लिख सकते हैं आप 700 मीटर। नहीं, 700 मीटर पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। राजस्थान का चौथा रोपवे, फोर्थ, वीर हनुमान मंदिर में बनाया, जयपुर में। वीर हनुमान मंदिर जयपुर में, और 400 मीटर इसकी लंबाई है, 400 मीटर। अब ये तो मैं तो गया नहीं हूँ कभी, मैंने देखा नहीं। हाँ, तो वहाँ पे बना हुआ रोपवे, तो वही है फिर। इसी प्रकार अन्नपूर्णा माता, ये भी जयपुर में ही है। अगला 4 हो गया ना, 5वां लिख लो, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर जयपुर, और इसकी लंबाई है 436 मीटर। कितनी है? 436 मीटर। तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा रोपवे कौन सा है बताओ? सुंदा माता है। और पहला भी कौन सा है? सुंदा। और सेकंड बड़ा कौन सा है? सावित्री माता वाला। कौन सा है? सावित्री माता का है ना, पुष्कर वाला। लिख लिया विद्यार्थी? अब लिखो नाग पहाड़ या पहाड़ी। अगले कौन सा पहाड़ लिखेंगे हम? नाग पहाड़। नाग पहाड़। आपसे पूछा जाए नाग पहाड़ की आकृति कैसी है? आग के समान सर्पिलाकार, कैसी है? सर्पिलाकार। तो लिखिएगा नाग पहाड़ की आकृति सर्पिलाकार है। राजस्थान का दूसरा रोपवे 2008 में बना था शायद। हाँ, मनसा माता वाला लिख लो 2008 में। और तीसरा जो बना था ना अपना, शायद 2016 में। सावित्री माता का कब बना था? 2016 में। और डेट को लेकर थोड़ा संशय है ना, आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी अभी तो लिख लो, बाकी मैं और बाद वाली क्लास में करवा दूँ के लिए। ठीक है, तो नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। लोकेशन, लोकेशन भी लिख लेना इसके, अजमेर में। और इस नागपाड़ से एक नदी का उद्गम होता है विद्यार्थियों, और वो नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में लेके जाती है।
या कच्छ के रन में लेके जाती है, या हम अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो अरब सागर में लेके जाती है कि नहीं लेके जाती। और अरब सागर के प्रवाह में ही काउंट करते हैं उसको हम, लूनी नदी को। तो यहाँ से लिखो, नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। देख लिया। आपसे पूछा जाए भाकर क्या, भाकर। हम्म, भाकर क्या है, भाकर। भाकर क्या होती है? जालोरम पहाड़ियों को कहते हैं, नदी बहती है। तो बहन जी बाबर कहते हैं, बाबर। भाकर अलग है, भाबर अलग है। वो बाबर तो जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं ना, ऐसे मोटे मोटे, उनके बीच में से जो नदी निकलती है तो बोलते हैं वो तो बाबर। जलराशि निकलती है ना उसके अंदर से, अंडरग्राउंड निकलती है उसको, वो तो बाबर है। जलोड़ अलग है, खादर अलग है, बांगर अलग है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई को खादर कहते हैं। और भाबर क्या है? ये जो कंकरों के बीच में नीचे से जो पानी बहता रहता है ना, उसको बोलते हैं भाबर। मैंने क्या पूछा आपसे? भाकर पूछा है। भाकर, भाकर। भाकर के बारे में लिखो। उत्तर पूर्वी सिरोही में उत्तर पूर्वी सिरोही में कटकनुमा, कटकनुमा तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को ही स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। यानी कि कटी फटी उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती है ना, उसको ही क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और ये सिरोही के क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है, ध्यान रखना। लिखिएगा, सिरोही में स्थित कटी फटी पहाड़ियों को ही भाकर कहते हैं। सरल शब्दावली में लिख लें एक और, ये क्या लिख सकते हैं आप? सिरोही में स्थित कटी फटी पहाड़ियों को ही भाकर कहते हैं। अरे दो लिखवा दी ना मैंने परिभाषा इसकी, नहीं आएगी आपके समझ में? आ गई तो फिर लिखो ना, फिर पेन क्यों रुक रहा है बहन जी? लिखा करो। तुम्हारा पेन अटकता था इसका मतलब मुझे ऐसा लग जाता है कि समझ में नहीं आया। और अगर तुम्हारा पेन धड़ाधड़ चल रहा है तो मैं भी लिखाता रहता हूँ फिर। लिख लिया? लिखिएगा। अब देखो, इस भाकर क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से, जिसका नाम है ग्रासिया। तो भाकर क्षेत्र में ये जो पहाड़ी इलाका है ना ऐसा, इनमें ग्रासिया लोग निवास करते हैं। देखिएगा, इन पहाड़ियों में मुख्य रूप से ग्रासिया, कौन सी? ग्रासिया ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ग्रासिया जनजाति निवास करती है। लिख लिया? अगली शब्दावली लिखें आप। गिरवा, या गिरवा ऐसे भी लिख सकते हो आप, कई जगह ऐसा भी मिलता है। तो गिरवा, गिरवा क्या है? देखो, उदयपुर शहर के चारों तरफ आप पहाड़ियां देखेंगे ना, तो तस्तरी नुमा पहाड़ी कैसे है? तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती है, या पहाड़ियों की एक मेखला पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो लिखिएगा, उदयपुर के चारों ओर उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा
उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा तस्त कैसे लिखते हैं तस्तरीनुमा होता है, तस्तरीनुमा, तस्तरीनुमा। वापिस सेंटेंस जमा नहीं, वापिस बोलना क्या लिखा आप लोग। उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें गिरवा कहते हैं। कई बार लिखते लिखते बावड़े हो जाते हैं, लिखा ही नहीं जाता कुछ शब्दावली। आता है अच्छी तरह लेकिन फिर भी नहीं लिखा जाता है। देखो, गिरवा शब्द का अर्थ क्या निकलता है। गिरवा शब्द का अर्थ पहाड़ियों की मेखला। गिरवा शब्द का अर्थ क्या होता है, पहाड़ियों की मेखला। लिख लीजिए, गिरवा शब्द का शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों की मेखला होता है। लिख लिया विद्यार्थियों। अभी वाली क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।